कैसे हैं आप सभी। और हर बार की तरह इस बार हम फिर से योगा फॉर माई हेल्थ के इस कड़ी में आगे आज आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि हम लोग अभी तक योगा फॉर माई हेल्थ के इस श्रृंखला में अलग अलग विषयों पर बात करते चले आ रहे हैं, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे एक अलग एक्सपर्ट के साथ में, जो कि बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समाज के अभिन्न अंगों में बच्चे, बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग होते हैं, तो उसी में ही एक कड़ी जो हमारे अग्रज हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य को किस तरह से योग के द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, उस पर आज हम लोग एक विशेष चर्चा करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे किस तरह से हम लोग अपने दैनिक जीवन में अपने अग्रजों को, अपने जितने भी हमारे बड़े हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान कर सकें। और ये जितने भी बड़े हमारे हैं, उनको अनडाउटेडली जो समस्या है उसका समाधान प्राप्त करने के लिए योग एक अच्छा एक माध्यम बन सकता है। और जैसे कि हमारे अलग अलग वेबिनार्स में आपने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखा, समझा, उसी तरह से हम लोग इस तरह से जुड़ेंगे कि हम लोग इस प्रकार से जो Thanks to you and Team Leaf Holistic to give me such a golden opportunity to join you live on Instagram. So thank you so much for this. We are also pleased to have you, शिवानी मैम। लेकिन एक चीज जो है, जो शुरुआत हम लोग कर ही रहे थे कि एक विशेष विषय है और इस विषय को हम लोग को गंभीरता के समय देखना चाहिए, जबकि इस पेंडेमिक के समय में जो मोस्ट वल्नरेबल हैं वो बच्चे हैं या तो बुजुर्ग हैं। तो हम लोग बच्चों के लिए तो कर पाते हैं क्योंकि वो आराम से हमारे ऑब्जर्वेशन के केंद्र में होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो हमारे अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम लोग नहीं दे पाते। सोचते वो खुद कर लेंगे, लेकिन उनको देखने की आवश्यकता है, वो है हमारे बुजुर्ग वर्ग। तो किस तरह से उनको हम लोग हेल्प कर सकते हैं, तो इसके विषय में एक स्टार्टिंग में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बुजुर्गों के लिए योग क्यों आवश्यक है, वाई शुड दे प्रैक्टिस योगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओल्ड एज एक ऐसा स्टेज है जिससे सभी को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है मोस्टली। तो एक योग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो ओल्ड स्टेज में हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। अब इन जो चेंजेस हैं उनको अगर हैंडल विथ केयर नहीं किया जाए इफेक्टिवली, तो बहुत सारे वो डिफॉर्मिटीज और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को साथ में लाते हैं। तो योग एक ऐसा चीज है, योग एक ऐसा मीडियम है, मोड है, जो एक सिस्टम है जिसके थ्रू बिना किसी साइड इफेक्ट के हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं हेल्थ रिलेटेड। और जितने भी जो डायमेंशन है हमारे हेल्थ के, जैसा कि हम सभी जानते हैं 4 बेसिक डायमेंशन है हेल्थ के, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो इन सभी पे वो फोकस करता है, क्योंकि आज के जितने भी सिस्टम हैं वो बेसिकली फोकस करते हैं हम हमारे फिजिकल और ज्यादा से ज्यादा मेंटल डायमेंशन पे। बट योग में ऐसा नहीं है। योग एक होलिस्टिक हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट सिस्टम है। और दूसरी बात कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जैसे कि हम देख रहे हैं आज के पेंडेमिक सिचुएशन में भी कि हेल्थ के जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी जो जैसे एलोपैथिक हैं, तो उसमें कितना ज्यादा कॉस्ट लग रहा है उसको, अगर हम ट्रीटमेंट उसका लेते हैं तो। बट अगर योग की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको ज्यादा खर्च नहीं, और खर्च है भी तो बहुत मामूली सा, और इसको आप घर बैठे खुद से भी कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल रहा है तो। और अगर आप सही तरीके से इसको ब्रीदिंग पैटर्न के साथ कर रहे हैं तो दूसरी चीज ये है इसमें सबसे बेहतर। और तीसरी चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसमें हम कुछ भी करें अगर मतलब थोड़े प्रिकॉशंस के साथ, तो ये हमारे किसी न किसी डायमेंशन को बूस्ट अप ही करता है। तो 3 बेसिक ये जो चीजें हैं जो और कोई सिस्टम हमें प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, और आगे के लिए भी, और यहाँ तक कि सिर्फ ओल्ड स्टेज ही नहीं बल्कि सभी स्टेज को मैं तो बोलूंगी सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी। और शायद इसीलिए ही अभी जब सारे हेल्थ सेंटर्स, फिटनेस सेंटर और जिम्स वगैरह सेंटर बंद हैं, तब लोग घर पे बैठे भी अपना योग के अभ्यास को करते आ रहे हैं। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ही है, लिव होलिस्टिक भी योगा की सेशंस को करा रहा है, तो हर एक जगह पर योग ही विद्यमान हो गया है।
तो इससे एक चीज और बात समझ में आती है कि जब इतना ही आवश्यक है योग, तो क्या ये कैसे क्या और कैसे ये चीजें हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनके लिए योग जो है वो ज्यादा जरूरी है, जो चेंजेस आते हैं या कुछ तरह की फिजियोलॉजी जो होती है वो क्या है जिनके कारण वो उनको ये करना अब ज्यादा आवश्यक है। हम्म। अगर हम चेंजेस की बात करें तो जैसे जैसे हमारा शरीर इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, हमारा ओल्ड स्टेज जैसे जैसे नजदीक आता है, तो कुछ साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो दो बेसिक सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं इन चेंजेस को। तो आज अगर हम बेसिक फोकस हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे दें, तो दो सिस्टम्स हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखे जाते हैं। वो है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें हम डाइजेशन से रिलेटेड, जैसे डाइजेशन का स्लो डाउन हो जाना और कहीं खाने का सही तरीके से डाइजेस्ट ना होना हो पाना, एंजाइम्स का सही तरीके से सिक्रेट ना हो पाना, और जो भी फंक्शनिंग है डाइजेशन का वो स्लो डाउन हो जाना। तो ये सारी चीजें फिर अदर कॉम्प्लेक्सिटीज में बदलती हैं, जैसे इनडाइजेशन हो गया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, और दूसरे जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो गए। तो ये सारी चीजें होती हैं चेंजेस, उनसे रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज। और अगर हम स्केलेटन सिस्टम की बात करें, तो उसमें बेसिकली इमूवेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स का डीजनरेशन होना, और साइनोवियल फ्लूइड का जो मेन फैक्टर है हमारे जॉइंट मूवमेंट के लिए, तो उनका कम हो जाना। फिर बोन डीजनरेशन, बोन में सही तरीके से नरिशमेंट नहीं पहुंच पाना। तो और पेन, स्वेलिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं ओल्ड स्टेज में। आर्थराइटिस जो कि कॉमन है, हम सभी जानते हैं कि आज मोस्टली जो ओल्ड एज पीपल हैं वो आर्थराइटिस से जूझ रहे हैं। तो ये फिजिकल, ये डाइजेस्टिव एंड ये स्केलेटन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम बेसिकली चेंजेस इनमें बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। और अगर हम इन चेंजेस के कॉज की बात करें, तो तीन मेन फैक्टर हैं जो इन चेंजेस को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तो वाइटलिटी, लॉस ऑफ लो वाइटलिटी, जिसको हम हिंदी में प्राणिक ऊर्जा भी बोलते हैं। कि अगर हम कॉमन टर्म में बात करें, तो ऑक्सीजन जो एब्जॉर्प्शन है हमारे सेल का, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वहां तक ऑक्सीजन की मात्रा सही तरीके से नहीं जा पाती है और उनकी फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाती है। दूसरे अगर फैक्टर की बात करें, तो मेटाबॉलिक रेट, जो हमारी इंटरनल मेटाबॉलिक रेट है, वो स्लो डाउन हो जाना। तो मेटाबॉलिक रेट जिसमें जितने भी डिस्ट्रक्शन, जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हमारे शरीर में चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, या फिर आप ले सकते हैं सेल फॉर्मेशन, डीजेनरेशन, जितनी भी प्रोसेस है उनका स्लो डाउन हो जाना, ये भी एक कारण है जिसके कारण वो नरिशमेंट जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको सही तरीके से नहीं मिल पाता है। और अगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट है, उसको भी अगर हम ऐड करें, तो हमारे जो सिस्टम है वो ओल्ड हो जाते हैं। जैसे हम मशीन में देखते हैं, जो भी मशीन हम यूज करते हैं, तो जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती रहती है, तो उसकी फंक्शनिंग भी स्लो डाउन हो जाती है। तो हमारे शरीर के सिस्टम्स भी वैसे ही हैं, लाइक अ मशीन। तो वो भी धीरे धीरे उनकी फंक्शनिंग है, वो फंक्शनिंग रेट स्लो डाउन हो जाता है ओल्ड होने के कारण। तो ये भी एक कॉज माना जा सकता है। तो ये सारी जैसे एंडोक्राइमिक जो भी फंक्शनिंग है वो स्लो डाउन हो जाना, एंजाइम सही तरीके से नहीं निकल पाते हैं, और फिर हमारे ऑर्गन्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे चेंजेस फिर कॉम्प्लेक्सिटीज में बदल जाते हैं। ये चीजें बहुत डीप में बताई, और सही में ये जो लोग हैं हम इनको जानना चाहिए कि किस तरह से ये पूरे काम करते हैं। तो आपने एक डाइट का एस्पेक्ट बताया था, तो डाइट कैसे जो मेटाबॉलिक रेट है जो आपने बताया कि कम हो जाता है, तो तो एक बेसिक सा जो क्वेश्चन जब हम लोग इस इवेंट के लिए बात कर रहे थे, तो लोगों को कुछ प्रश्न भी आया था इसमें कि जैसे कि हम लोग डाइट का है, तो डाइट के लिए क्या किया जा सकता है, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट शुड बी डन इन डाइट, जो हम लोगों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके डाइट में थोड़ा सा वो इम्प्रूवमेंट ला सके।
देखिए, जैसे हम यौगिक प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि कहीं से देख के किसी भी तरीके से योग प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, बट साथ में एक चीज जो है, जो मोस्ट बेसिक है, जो बेस बनाता है इन सब चीजों का, वो है डाइट। उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, जिसके कारण जो प्रैक्टिसेस करते हैं उसका बेनिफिट हमको सही तरीके से नहीं मिल पाता है। तो सही में डाइट को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। और यौगिक डाइट की बात करें तो सबसे कॉमन बात जो है, जो जानते सभी हैं बट करते नहीं हैं, तो इसमें सबसे पहली बात है, जितना हो सके डाइट को सिंपल रखना जरूरी है। लाइक आपको स्पाइसेस कम लेना है, ठीक है, और जितने भी प्रोसेस्ड फूड है उनको कम करना है अपने डाइट में। लाइक जितने तले भुने खाना है उनको आपको अवॉइड करना है, जितना हो सके बॉइल्ड खाना खाना, या फिर लेस स्पाइसेस वाले खाना लेना ज्यादा सही है। और जैसे ओल्ड एज में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा, तो जितने भी विटामिन बी से कॉम्प्लेक्स से जितने भी जिन उनके जो सोर्सेज हैं उनको इंक्लूड करना डाइट में, व्हीट सीरियल्स वगैरह इंक्लूड करना, वो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना बेहद जरूरी है। और रीजनरेटिव पावर जो होता है सेल का, उसको वो बढ़ाता है, तो इसलिए इसको डाइट में इंक्लूड करना बेहद जरूरी है। और साथ ही एक और चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो है कि जब ओल्ड एज आता है तो उसमें हमको सॉलिड डाइट कम कर उसके रेशियो को कम करना होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा कमजोर रहता है, तो उसके लिए हमको उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना होता है। तो इसलिए हमें लिक्विड डाइट ज्यादा प्रोपोर्शन उसका करना चाहिए डाइट में इंक्लूड, और सॉलिड है उसको कम कर देना चाहिए। तो ये चीज मेन ध्यान रखने वाली बात है। और बाकी जो फ्रेश जितना हो सके खाना फ्रेश लेना, और जो भी जो फ्रेश नहीं है उसको अवॉइड करना साथ में। और खाने का जो भी डाइट जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना। लाइक खाने के बाद तुरंत सोना नहीं, उसके बाद खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, खाने के तुरंत पहले पानी नहीं पीना, ये सारी चीजें जो कॉमन है वो तो सबके लिए कॉमन है, बट इस स्टेज में ज्यादातर ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सारी जी। चीजें हैं। और साथ में स्प्राउट्स, हाँ जी, साथ में स्प्राउट्स लें। नहीं नहीं बिल्कुल। और जी एक चीज और है, जैसे कि आपने योगिक डाइट की बात करी, तो हम लोग वही योग के एस्पेक्ट को देखते हैं, क्योंकि हम लोग ये जान चुके हैं कि किस तरह से योगिक लाइफ ही हमारे पूरे जो एल्डरली एज है उसको कंजर्व कर सकता है, प्रिजर्व कर सकता है, हेल्थी बना सकता है। तो योगिक लाइफ स्टाइल को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, योगिक डाइट उसका शायद एक पार्ट होगा। तो योगिक लाइफ स्टाइल में जो आसन हो सकते हैं या जो भी योगिक प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि कौन से प्रैक्टिसेस तो हो सकते हैं जो एल्डरली पीपल को करने चाहिए, और क्या सिर्फ आसन प्राणायाम ही है जो योगिक लाइफ स्टाइल में इंक्लूडेड है, क्या कि इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो ऐड करनी चाहिए? देखिए, असल में क्या है कि योग का जो डेफिनेशन है वो आज हम लोगों ने उसको चेंज कर दिया है। हम बेसिकली आसन और प्राणायाम तक इसको फिक्स करके रखे हैं। बट हाँ ठीक है, आप आसन और प्राणायाम भी करें और साथ में कुछ यौगिक जो क्योंकि योग लाइफ ही है, पूरा जीवन ही योग है। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस हैं उसको भी करेंगे, तो तभी हमारा जीवन योग के पाथ पे जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम आसन भी करेंगे, साथ में प्राणायाम भी करेंगे, और छोटी छोटी चेंजेस जो हैं हमारी लाइफ में उसको भी फॉलो करेंगे। तो अगर हम आसन की बात करें तो जॉइंट्स के लिए सबसे बेस्ट है पवन मुक्त आसन पार्ट 1, जिसमें अपर लिम्स और लोअर लिम्स दोनों, अपर एक्सट्रीमिटीज के जितने भी जॉइंट्स है, फेलेंजेस हो गए, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, तो उनके लिए मूवमेंट्स हैं स्पेशली। उसके बाद फिर जो लोअर लिम है, लोअर एक्सट्रीमिटीज, उनके लिए स्पेशली जैसे नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट, और उन सभी के लिए आसन दिए गए हैं, मणिबंध आसन, जिसको एंकल रोटेशन वगैरह जितने भी है, और रिस्ट रोटेशन। तो ये पवन मुक्त आसन पार्ट 1 जो सीरीज है उसको अगर रेगुलर बेसिस पे करते हैं
सांसों के साथ, पूरे ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ और स्लोली स्लोली, तो इससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ता ही है, मोबिलिटी भी बढ़ती है, और साथ ही जो साइनोवियल फ्लूइड के फॉर्मेशन की जो रेट है वो भी बढ़ती है, और जिसके कारण स्वेलिंग, पेन वगैरह भी, अर्थराइटिस के खासकर पेशेंट्स के लिए पेन बहुत ज्यादा, उसमें रिलीफ मिलता है, इन्फ्लेमेशन में भी रिलीफ मिलता है। तो ये जो पवन मुक्तासन है उसके आपको पीडीएफ भी बहुत सारे साइट प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उस पे भी आपको मिल जाएंगे। पर ध्यान ये रखना है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस में करना है, सांसों का अवेयरनेस रहना चाहिए, और साथ ही एक सांसों का अवेयरनेस रहे, और साथ ही आपको जबरदस्ती नहीं करना है। और दूसरे आसन हैं जैसे तारासन, तिर्यक तारासन, कटी चक्रासन, ये सारे आसन जो मेनली हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छा एफिशिएंट उसकी फंक्शनिंग को करता है। और भुजंग आसन भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इन सभी आसन में बस ये ध्यान रखेंगे कि हमारा पेट उसमें कोई भी सॉलिड ना हो, मतलब पेट खाली हो, और पानी की मात्रा थोड़ा बहुत हम ले करने से पहले, और प्रॉपर गाइडेंस में करे, जबरदस्ती ना करे, सांसों के साथ करे। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अगर हम ये सब सब आसन हर रोज थोड़े थोड़े हर रोज अगर कंटिन्यूअसली करते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है। और अगर हम ब्रीदिंग पैटर्न्स, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की बात करें तो उसमें सबसे बेस्ट है नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि ओल्ड स्टेज में हम ये देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट फंक्शनिंग फ्लक्चुएशंस बहुत सारे देखे जाते हैं, जैसे हाइपोटेंशन हुआ और लो ब्लड प्रेशर हुआ, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम है वो सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक, हायर लेवल ब्लड प्रेशर और लोअर लेवल ब्लड प्रेशर दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है, जिसके कारण जो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं इस स्टेज में उसके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें बहुत ही इजी, सबसे इजी प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, तो उसका भी आपको बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो भ्रामरी प्राणायाम, वो भी मेंटल पीस के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखे जाते हैं, और जैसे कि हम बॉडीली चेंजेस जो सोमैटिक चेंजेस हैं उनसे फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखे जाते हैं, जिन्हें हम अगर बायोलॉजिकल टर्म में बोले तो सोमैटोसाइकिक जो भी चेंजेस है बॉडी से माइंड की तरफ। तो इसीलिए ये चीज भ्रामरी प्राणायाम ये दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। भ्रामरी प्राणायाम हमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल इफेक्टिवनेस भी है उसका, और साइकोलॉजिकल भी है। तो जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसको बूस्ट अप करेगा, और साथ ही हमारा जो मेंटल पीस है, मेंटल बैलेंस है, उसको बनाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत बेस्ट है। तो ये दोनों ही, सिर्फ ये दोनों ही अगर रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और साथ में कुछ यौगिक जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे कि मॉर्निंग वॉक करना, खाली पैर चलना मिट्टी पे या फिर घास पे खाली पैर चलना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और आईज की जो इफिशियंसी है वो भी कमजोर इस स्टेज में देखी जाती है, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है खाली पेट पैरों पे ओस पे या फिर घास पे ऐसे खाली पैर चलना। और पानी खूब सारा लेना, खाली पेट पानी, सुबह की शुरुआत उषा पान से करना, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और उसमें आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं अगर ज्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, खासकर कॉन्स्टिपेशन के लिए। और दूसरी चीज की जो भी फूड हैबिट्स है उसको सही रखना। तो छोटी छोटी चीजें, और स्ट्रेस, किसी भी चीज का ज्यादा स्ट्रेस ना लेना। डेथ एंजाइटी इस स्टेज में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि मृत्यु का भय लोगों में ज्यादा देखे जाते हैं, इनसिक्योरिटी की भावना आने लगती है। तो इन सारी चीजों के लिए स्वाध्याय भी बहुत बेस्ट है, जैसे कि अच्छी किताबों को पढ़ना। तो ये सारी चीजें, जैसे कि हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी ये चीजें बताई हैं कि स्वाध्याय करना हमारे मेंटल पीस को, मेंटल बैलेंस को बनाने में बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो ये सारी छोटी छोटी चेंजेस हमारे लाइफ स्टाइल में, और साथ ही यौगिक प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जी,
इसमें एक चीज तो समझ में आ गई कि जो आपने जो पवन मुक्तासन के अभ्यास बताए और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं, तो इस पर हमने आपके वीडियो भी देखे थे जो आप यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं, ओमकार आरोग्यम, इस पर हम लोग और अभी बात करेंगे ही। तो ग्रीवा संचालन और इस तरह के जो वीडियोस एलिवोलॉजी के भी यूट्यूब चैनल्स में अवेलेबल हैं, तो आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ग्रीवा संचालन के जो अभ्यास हैं वो किस तरह के होने चाहिए और कौन से लोग इसको अवॉइड करें और कौन से उनको फॉलो करें? हाँ, जैसे अगर हम नेक रोटेशन की बात करें, जिसको हम ग्रीवा संचालन बोलते हैं संस्कृत में, तो नेक रोटेशन मेनली उसमें, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि नेक सबसे सेंसिटिव पार्ट है हमारे बॉडी में, क्योंकि यहाँ से सारे जितने भी हमारे शरीर में नर्व्स हैं वो यहीं से गुजरते हैं, ब्रेन तक जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। तो एक भी नर्व अगर डिफॉर्म होते, एक भी नर्व में जर्क आता है तो हमें क्रिटिकल कंडीशन से गुजरना पड़ सकता है। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जब भी ग्रीवा संचालन करें तो कोई भी जर्क ना हो, स्लो हो, और साथ ही ब्रीदिंग पैटर्न के साथ। तो जब भी कोई मूवमेंट देते हैं 4 स्टेप्स में, इसको बेसिकली हम करते हैं। तो जैसे अप एंड डाउन किया पहले हमने, कि सांसों को लेंगे और फिर नॉर्मली सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन करेंगे, फिर नॉर्मली सांस को लेते हुए अप करेंगे, एंड देन फिर सांस को नॉर्मल करेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए पीछे लेते हुए बीच में। तो ये जो प्रोसेस है वो एकदम स्लो हो और पूरा अवेयरनेस हमारा ब्रीदिंग पैटर्न पे हो, तो ये बहुत बेस्ट माना जाएगा। और साथ में, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं, हमारे एज के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या करते हैं कि झटका देते हैं अपने गर्दन को, जो कि बहुत ही गलत है। और इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी नर्व अगर अफेक्टेड होता है तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इसीलिए ब्रीदिंग पैटर्न ध्यान रखना है, मोशन स्लो हो और पूरा अवेयरनेस ब्रीदिंग के साथ। और जितना हो सके इसको, क्योंकि हम जितना स्लो करेंगे उतना ही ज्यादा ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। और साथ ही जो रोटेशन हो उसमें भी अगर चक्कर आता है, किसी भी ये ग्रीवा संचालन में अगर किसी को चक्कर आता है तो फिर वो आंख खोल के करेंगे, अगर चक्कर नहीं आता है तो आंख बंद करके करेंगे, क्योंकि आंखों को खोल के करते हैं तो उतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है जितना कि हम आंखें बंद करके करते हैं। बट अगर कंफर्टेबल जोन नहीं है आंखें बंद करके, तो फिर हम खोल के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर किन्हीं को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो वो कौन से अभ्यास इसमें कर सकते हैं और कौन से नहीं करें? हाँ जी, हाँ, ये बहुत ही आपने सही प्रश्न किया है, क्योंकि हम बेसिकली जो भी आसन करते हैं तो बस आसन को कॉपी कर लेते हैं कि हाँ ये हम ये दिखा रहा है तो हम इससे कर लेंगे। बट इसको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम कोई भी आसन करें, कोई भी प्रैक्टिस करें, तो ये पहले जान ले कि ये मेरे लिए, मीन्स स्पेसिफिक मेरे लिए ये अवॉइडेबल है या फिर नहीं है। अगर वो अवॉइडेबल है आपके लिए तो उसको अवॉइड करना ज्यादा सही है, और अगर नहीं है तो प्रिकॉशंस के साथ करना। तो अभी जैसे हम ग्रीवा संचालन की बात करें तो उसमें जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो उनको फॉरवर्ड बेंडिंग को अवॉइड करना है, या फिर अगर हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, और उसको फिर पीछे की तरफ। तो उनको ज्यादातर बैकवर्ड बेंडिंग पे फोकस करना ज्यादा सही है। वो राइट लेफ्ट भी रोटेशन कर सकते हैं। अगर वो रोटेट करते हैं, होल रोटेशन देते हैं अपने नेक को, तो उसमें भी फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सेसिव फॉरवर्ड बेंडिंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि इससे उनकी और जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ेंगी। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वो फॉरवर्ड, जितने भी फॉरवर्ड प्रैक्टिसेस है जिसमें हमको फॉरवर्ड गर्दन को झुकाते हैं, वो उनको अवॉइड करे। तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है जी। तो ये सिर्फ बेसिक्स हम लोगों को समझ में आ गया। जो बड़े एज के बड़े लोग हैं उनको बेसिकली अपने योग के अभ्यास में जो आसन और प्राणायाम के अभ्यास हैं उसमें ग्रीवा संचालन, पवन मुक्तासन, इनके अभ्यास करने चाहिए, और नाड़ी शोधन और भ्रामरी प्राणायाम आपने बताया जिनको हमें करना चाहिए। तो इन अभ्यासों के साथ में ही आपने डाइट का भी बताया,
तो डाइट के साथ में ये चीजें सारी इंक्लूड करनी चाहिए कि पूरा होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। और जो भी इन्होंने संचालन के बारे में बताया, युवा संचालन के बारे में, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं कि यूट्यूब चैनल में, इसका ओमकार आरोग्यम नाम है। और मैं उसी के बारे में आपसे और जानना चाहूंगा कि आपका ये ओमकार आरोग्यम ये क्या है, इसका मिशन और विजन क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। बेसिकली बात ये है कि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ वहाँ हेल्थ सेक्टर जो है, वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी थोड़ी कमजोर है, जिसके कारण मुझे बचपन से ही एक मोटिवेशन, इस चीज को एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिला कि हेल्थ सेक्टर में बहुत ही बेहतर कुछ करने की आवश्यकता है। तो मेन जो मिशन है ओंकार आरोग्यम का, वो होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक प्रिवेंशन, क्योर एंड प्रमोशन, तीनों पे ध्यान देना है। तो ये एक नेचर बेस्ड होलिस्टिक हेल्थ सर्विस है, जिसमें हम बेसिकली जितने भी नेचुरल थेरेपीज हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी डिजीज को, क्योर करने में, प्रिवेंट करने में, प्रमोट करने में हेल्थ को। तो हमारा ये मेन मोटो है। तो ये ओंकार आरोग्यम एक अभी ऑनलाइन हेल्थ पोर्टल स्टार्ट किया गया है, तो उसमें यही मेन उसका मोटो है कि हम ज्यादा लोगों तक जुड़े और कम इसका सबसे बेहतर इसका अगर हम बेनिफिट देखें तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें खर्च नहीं है, और एज कम्पेयर्ड अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें तो लोग इसमें इजीली जुड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू। हमारा जो वेबसाइट है www.omkararogyam.com, तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी है अवेलेबल, फेसबुक पे भी अवेलेबल है। तो उसमें उसके थ्रू लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद उनका एक अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, उसके थ्रू हम फिर उनका केस स्टडी लेते हैं, और केस स्टडी के बाद जो भी उनके लिए बेनिफिशियल थेरेपी है वो सारी चीजें उनको हम प्रोवाइड करते हैं अभी ऑनलाइन इस पेंडेमिक सिचुएशन में। तो ओंकार आरोग्यम की बेसिकली 5 अभी सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। फर्स्ट जनरल हेल्थ कंसल्टेंसी, जिसमें आप 1 घंटे के अपॉइंटमेंट में अपने जो भी जनरल डिजीज हैं, जो भी जनरल लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम उनको जनरल जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रोवाइड करते हैं। और फिर दूसरा काउंसलिंग है, तो उसमें मेंटल हेल्थ काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, मतलब बेसिकली जो हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और योगा क्लासेस है, ऑनलाइन योगा क्लासेस, तो उसमें भी लोग जुड़ते हैं, उसके भी ऑनलाइन योगा क्लासेस में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और फिर स्पिरिचुअल बेसिक अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, तो अल्टरनेटिव थेरेपीज में जैसे बर्न थेरेपी हो गया, एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी, प्राणिक हीलिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी जो अल्टरनेटिव हैं जिसमें नॉन मेडिसिनल थेरेपीज हैं, वो सारी उसमें उसकी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उसमें साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी टॉक्स है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सभी फोकस हेल्थ के मोस्टली मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे करते हैं, बट एक साइंटिफिक स्पिरिचुअल भी डायमेंशन है। तो स्पिरिचुअल डायमेंशन पे फोकस करने के लिए हमने स्पिरिचुअल टॉक का एक सेक्शन बनाया है, जिसमें कि जो भी स्पिरिचुअलिटी और साइंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी सुपरस्टिशन हमारे समाज में फैली हैं उसको हम डिस्कस उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी उसमें सर्विसेज अभी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, आगे और भी सारी होंगी। जी, बहुत ही शानदार विजन है, और होप कि आप जो काम शुरू कर रहे हैं उसके परम शिखर तक पहुंचे, और जो भी एक मानव कल्याण के लिए एक अप्रोच है वो बहुत ही शानदार हो। और आज के इस टॉक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और होपफुली कि हम आगे भी कनेक्टेड रहेंगे, और इस तरह के जो आप साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के एक एस्पेक्ट को टच करके आगे करना चाहते हैं तो उस पर भी निसंदेह हम लोग कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। और आपका एक वैल्यूबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते।